हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री का भी हम करेंगे रिवीजन। और ये एक ऐसा रिवीजन होगा, मजेदार एकदम। आपको मतलब बांध लेगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप एंड तक देखेंगे तो क्या होगा? एंड तक देखेंगे तो आप दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं छोड़ कर आएंगे। आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का। हम ऐसा कैसा रिवीजन करेंगे? आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इसका आंसर है, हम लिंकिंग मेथड यूज करेंगे। एक दिमाग में एक टाइमलाइन क्रिएट करेंगे। लिंकिंग मेथड कैसा होता है? एक पर्टिकुलर कोई चीज है, उससे लिंक करता कोई इवेंट है, फिर इवेंट से लिंक करती हुई कोई चीज है। इस तरीके से हम रिवीजन करेंगे। बहुत मजेदार रहने वाला है, तो मेरे साथ लास्ट तक जुड़ना। यही मेथड है जिससे मेरा जीएस में बेहतरीन रिवीजन हुआ और मुझे चीजें याद रह गईं। ठीक है, मेरे एक सबकॉन्शियस माइंड में जाती गई चीजें। अच्छा रिवीजन होगा तो अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बीच बीच में कुछ आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिनका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम किसकी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं? हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत एक मुस्लिम एरा था। अच्छा, हिस्ट्री से लिंक करूं। हिस्ट्री को पर्शियन में बोला जाता है तारीख, ठीक है, या तवारीख। अब तवारीख से कुछ याद आ रहा है आपको? तवारीखे हिंद। इसका आप आंसर करेंगे ये किताब किसने लिखी। ठीक है, चलो। तो बात कर रहे हैं हम किसकी? दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत या दिल्ली फेमस कब हुई एज ए सिटी? ये फेमस हुई थी 12th सेंचुरी में। ठीक है, कब? दिल्ली पर शासन था तोमरों का। तोमर रूलर हुआ करते थे, जिसमें से पहले रूलर थे जिनका नाम मैं बता देता हूं, अनंग पाल तोमर। जिन्होंने शासन किया था यही कोई 1130 से लेकर 45 तक। ठीक है, ये कौन थे? ये नाना जी थे पृथ्वीराज चौहान के। मतलब अनंगपाल तोमर के बाद किसने शासन किया? पृथ्वीराज चौहान ने। पर दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान द थर्ड भी बोला जाता है, इनका शासन कब तक रहा? इनका शासन रहा 92 तक, 1192। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस टाइम पर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में हराया था। जबकि ये पहले 1191 में पृथ्वीराज चौहान से तराइन के युद्ध में इनसे हार गया था, लेकिन 92 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में हरा दिया। ठीक है, यहां से शुरुआत हुई दिल्ली पर मुस्लिम शासन की। इसके 3 गवर्नर थे। ये गवर्नर थे मोहम्मद गौरी के स्लेव, यानी गुलाम। ये कौन कौन से 3 गुलाम थे? एक था यल्दौज, दूसरे का नाम था कुवाचा, और तीसरे का नाम आप सभी जानते होंगे, तीसरे का नाम है ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। यल्दौज को कहां का गवर्नर बनाया था मोहम्मद गौरी ने? यल्दौज को गवर्नर बनाया था इसने गजनी का। क्वाचा को कहां का गवर्नर बनाया था? मुल्तान का। और ऐबक को कहां का गवर्नर बनाया था? लाहौर का। तो ये जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी ना, वो की थी ऐबक ने, जो कि स्लेव था किसका? मोहम्मद गोरी का। इसीलिए इसे स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश भी कहा जाता है। अच्छा देखना, स्लेव्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। मतलब जिस भी सुल्तान का कोई स्लेव रहा है, उसका तो मतलब शासन में 4 ही चांद लग गए। वो बताता हूं कैसे। ये जो स्लेव्स हुआ करते थे, ये जो गुलाम हुआ करते थे, ये अपने सुल्तान के लिए वफादार होते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुल्तान के बेटों के लिए भी वफादार रहे। तो हमेशा एक जंग छिड़ी रहती थी। जो पुरानी पीढ़ी थी और नई पीढ़ी थी, उसमें हमेशा गद्दी के लिए जंग छिड़ी रहती थी। और ज्यादातर आप देखेंगे जो सुल्तान है, उनके स्लेव्स जो हैं गद्दी पर बैठ जाते थे, क्योंकि ऐसा मानते थे पुराने इतिहासकार कि ये स्लेव्स ज्यादा डिजर्व करते थे सुल्तान के बेटों से। अच्छा, इससे जुड़ी आपको एक चीज बताता हूं। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के जितने भी स्लेव्स हुए, या उसका वाइन डिस्टिलर हो, या उसका बार्बर हो, नाई, या उसका गार्डनर्स हो। गार्डनर्स कौन कौन से नाम पता होगा? लाड़ा और पीरा। उसके बार्बर का नाम था फिरोज हज्जाम, और वाइन डिस्टिलर का नाम था अजीज खुमार। इन सभी स्लेव्स को मोहम्मद बिन तुगलक ने हाई ऑफिशियल रैंक पर रखा था। ठीक है,
इस पर उस टाइम के एक स्कॉलर थे बर्नी, उन्होंने टिप्पणी भी की थी मोहम्मद बिन तुगलक पर। वो टिप्पणी क्या थी वो जरा एक बार आप कमेंट में जरूर लिखना। चलो दिल्ली सल्तनत की आपको एक टाइमलाइन दिखाता हूं, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कौन कौन से शासकों ने शासन किया था। सबसे पहले थे स्लेव डायनेस्टी, जिन्हें गुलाम वंश भी कहा जाता है। इन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 तक। फिर आए इनके बाद खिलजीज। खिलजीज ने शासन किया 1290 से लेकर 1320 तक, बहुत छोटा शासन था इनका। फिर आए तुगलक्स, जिन्होंने शासन किया 1320 से लेकर 1414 तक, सबसे लंबा पीरियड था इनका दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में। फिर आए सैयद, जिनका टाइम पीरियड था 1414 से लेकर 51 तक। और उसके बाद आए लोधी। लोधी का टाइम पीरियड था 51 से लेकर 1526 तक। ठीक है, ये टाइमलाइन आपको पता लग गई। पहले स्लेव्स, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। अब बात करते हैं हम स्लेव से। किसके स्लेव से? मोहम्मद गौरी के स्लेव। कौन सा स्लेव? ऐबक की। ठीक है, ऐबक का टाइम पीरियड क्या रहा? इसने 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया। इसे ही लाख बख्श कहा जाता है। इसे लाख बख्श क्यों कहते थे? क्योंकि ये बहुत डोनेशन करता था। ठीक है, इस वजह से इसे लाख बख्श कहा जाता था। अब इससे रिलेटेड और चीजें क्या हैं? इससे रिलेटेड एक चीज ये है, इसने भारत की पहली मस्जिद, जिसको कुव्वत ए इस्लाम बोला जाता है, उसका निर्माण दिल्ली के मेहरौली में करवाया। इसने ही 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी करवाया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर बनवाया था इसने? अजमेर में। ठीक है, इसी ने ही कुतुब मीनार, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। ऐबक गवर्नर था लाहौर का, तो इसने अपनी कैपिटल को भी लाहौर ही रखा। ठीक है, और 1210 में चौगान खेलते हुए, जिसे पोलो कहते हैं, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। पर ऐबक का एक स्लेव था, जिसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ऐबक के बेटे को मार दिया और जो गद्दी थी वो हथिया ली। ठीक है, अब ये कौन सी ट्राइब से बिलोंग करता था? ये थी इल्बरी ट्राइब। इसका शासन का टाइम पीरियड क्या है? 1210 से लेकर 1236 तक इसने शासन किया। इसने सबसे पहले क्या किया? लाहौर की कैपिटल को बदलकर दिल्ली कर दिया। ये ही है रियल फाउंडर दिल्ली सल्तनत का। और इसने क्या क्या किया? इसने एक नोबल्स का ग्रुप बनाया, जिसे बोला गया तुर्कान ए चहलगानी, जिसे चालीसा भी बोला जाता है। इसने टंका और जीतल नाम के 2 सिक्के भी चलवाए। टका सिल्वर कॉइन था, जीतल कॉपर कॉइन था। और इल्तुतमिश मानता था कि इसकी बेटी रजिया सुल्तान एक डिजर्विंग रूलर हो सकती है दिल्ली की। और ऐसा ही मानता था। इसके टाइम पे एक स्कॉलर हुआ करता था, मिन्हास उस सिराज। अब कोई बताएगा क्या मिन्हास उस सिराज ने कौन सी किताब लिखी थी? इस किताब को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, पर मिन्हास उस सिराज की एक और सोच थी। वो ये तो मानता था कि रजिया सुल्तान एक डिजर्विंग रूलर बन सकती है, पर ये ऐसा कहता था कि ऊपर वाले के नियम के अनुसार जो विमेन्स होती हैं वो मेल की सबऑर्डिनेट होती हैं, तो वो कभी राजगद्दी पे नहीं बैठ सकती। अब देखो, ये सोचती है, स्कॉलर है, इसकी ऐसी सोच थी रजिया सुल्तान के बारे में या उस टाइम के वुमेन के बारे में। तो आप सोचो कि उस टाइम पे वुमेन की क्या कंडीशन रही होगी। अब यहाँ नाम रजिया सुल्तान आ गया है तो रजिया सुल्तान की बात कर लेते हैं। वैसे तो इल्तुतमिश की मौत के बाद उसका बेटा जो है रुकुनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। पर क्या हुआ, रजिया सुल्तान ने उसे चैलेंज कर दिया और रजिया सुल्तान चली गई नोबल्स के खिलाफ। ठीक है, और इसे मिला पब्लिक का सपोर्ट, जिसकी वजह से ये 1236 में भारत की और दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम रूलर बनी है। अच्छा, रजिया सुल्तान का भी एक स्लेव था, जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत। इसको भी रजिया ने हाई ऑफिशियल पे बिठा दिया था। ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। इसे बनाया था रजिया सुल्तान ने आमिर ए आखुर। आखुर, आखुर जो खुर है उससे आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब अस्तबल वगैरह होता है ना, उसका करता धरता बनाया था रजिया सुल्तान ने याकूत को। ठीक है, अब आप देख सकते हो उस टाइम पे विमेन की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठ गई। तो बहुत सारे जो मेल नोबल्स थे या रूलर्स थे,
उनका तो मेल ईगो हर्ट हो गया। तो इसके टाइम पे बहुत सारे रिवोल्ट हुए। ऐसा ही एक रिवोल्ट भी हुआ था भटिंडा में। अब रजिया सुल्तान पहुंच गई भटिंडा याकूत को लेकर, और भटिंडा का रूलर था अल्तुनिया। अब अल्तुनिया ने क्या किया, याकूत को तो मरवा दिया और रजिया सुल्तान को कर लिया कैद। अब रजिया सुल्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं। तो एक चीज आपने सुनी होगी, जब आपका दुश्मन आपसे ज्यादा मजबूत हो, ये पॉलिटिकल सिचुएशनशिप है। जब आपका दुश्मन आपसे ज्यादा मजबूत हो तो उसे दोस्त बना लो। ऐसा ही किया रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर ली। अब जब वो भटिंडा से दिल्ली की तरफ आ रही थी, तो रास्ते में ही कैथल, जो कि हरियाणा में पड़ता है, 1240 में इसको मरवा दिया गया, अल्तुनिया को भी और रजिया सुल्तान को भी। यहां पर कहानी खत्म हो गई रजिया सुल्तान की। अब जो रजिया सुल्तान के बाद जितने भी रूलर थे ना, वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। एक रूलर हुआ, इसके बाद एक नसरुद्दीन महमूद। इनका टाइम पीरियड अच्छा खासा चला, 1246 से लेकर 65 तक। पर ये एक पपेट रूलर थे। किसके? बलबन के। बलबन कौन था? बलबन वजीर था नजरुद्दीन महमूद का। और बलबन ने अपनी बेटी की शादी किससे करवा दी थी? नसीरुद्दीन महमूद से, ताकि एक रिश्ता बना रहे। पर 1265 में जब इसे लगा कि ये एक कैपेबल रूलर नहीं है, तो खुद एक रूलर बन गया। ठीक है, तो बलबन कब रूलर बना? बलबन रूलर बना 1266 में, और इसका टाइम पीरियड कब तक चला? 1286 तक। ठीक है, जो ये रजिया सुल्तान से लेकर नसीरुद्दीन महमूद तक एक चीज होती जा रही थी, नोबल्स जो है हर जो पॉलिसी है उसमें इंक्लूड हो जाते थे। मतलब बहुत डिस्टरबेंस पैदा करते थे। जो रूलर है उसको शासन करने नहीं देते थे या मरवा देते थे, मतलब कि षड्यंत्र रचते थे। ऐसा देखकर बलबन का दिमाग खराब हो गया। बलबन ने सबसे पहला काम क्या किया, उसने ये जो चालीसा सिस्टम था, ये जो तुर्काने चहलगानी, इसी को ही खत्म करवा दिया। ठीक है, और अपने आप को टाइटल दे दिया जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ द गॉड, मतलब भगवान की परछाई या ऊपर वाले की परछाई। ठीक है, अच्छा एक और चीज शुरू हो गई, सिजदा और पैबोस। अब ये सिजदा और पैबोस क्या होता था? राजा के सामने झुककर उसके पैरों को चूमना, ये सिजदा पैबोस होता था। ठीक है, इसने ब्लड और आयरन पॉलिसी अपनाई। अब ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या होता है? ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ये होती है कि छोटी सी जो क्राइम है उसके लिए भी एक खतरनाक सजा। जैसे मान लो चोरी कर ली तो हाथ कटवा दिए, अगर गद्दारी करी तो उसको सूली पे चढ़वा दिया, बिल्कुल गेट पे, जहां पे राज्य खत्म होता है वहीं पे, कि आने जाने वाले लोग उसे देख देख कर डरे। बलबन ने अपने लिए एक आर्मी तैयार की, जिसने एक डिपार्टमेंट भी बनाया, दीवान ए अर्ज, जिसका हेड जो होता था वो होता था अर्ज मुमलिक। ठीक है, अब इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है जिसने ये जो स्लेव डायनेस्टी है उसको खत्म किया था उस टाइम का। जो अर्ज मुमलिक आगे बताऊंगा कैसे। ठीक है, ये डिपार्टमेंट बनाया, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी हो गई। ठीक है, इसने एक पारसी त्योहार नवरोज का भी शुरुआत करवाई थी, ये भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और ये 1287 के आसपास इसका एक बेटा था जिसका नाम था महमूद, उसकी याद में ये मर गया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आया था उसका नाम था केकूबाद। ये बलबन का पोता था, पर इसके पोते को मारकर जो गद्दी पर बैठा और जिसने खिलजी वंश की शुरुआत की, वो था रजा मुराद। सॉरी रजा मुराद नहीं, जलालुद्दीन खिलजी। यहां से शुरुआत हो जाती है खिलजी डायनेस्टी की। और ये जो जलालुद्दीन खिलजी था ना, कि थोड़ा टॉलरेंट था, मतलब इसके खिलाफ एक दो रिवॉल्ट हुई थी, इसने माफ कर दिया था। पर क्या हुआ, यही इसकी शायद सबसे बड़ी गलती रही। वो कैसे बताता हूं। जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था जो उसका दामाद भी था, जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसका कैरेक्टर रणवीर सिंह ने प्ले किया है। ठीक है, क्या होता है, ये जब देवगिरी को लूटकर कारा में आता है तो जलालुद्दीन को पता पड़ता है कि देवगिरी को लूटकर आया है। तो जलालुद्दीन पहुंचता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो अलाउद्दीन उस टाइम जलालुद्दीन खिलजी के कान में पता है क्या बोलता है एक इंपॉर्टेंट लाइन है, किंगशिप नोज नो किंगशिप। इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर राज करना है तो कोई रिश्तेदारी विश्तेदारी मत देखो, सबको मारो कूटो, आगे बढ़ो, राजा बनो। ठीक है, तो इसने कारा में क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। कब? 1296 में।
अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी को एक टाइटल भी मिला हुआ था जिसका नाम था आमिर तुजुक। अब इस आमिर तुजुक का मतलब क्या होता है? मास्टर्स ऑफ सेरेमनी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ना बहुत कट्टर सोच का था। ये अनपढ़ भी था, इलिटरेट था, ठीक है, लेकिन इतिहास लिखने के लिए इसके पास एक स्कॉलर था जिसका नाम था आमिर खुसरो। ये वही आमिर खुसरो है जो बहुत सारे जो रूलर्स हुए उनके पास था। इसी ने नूह सिफिर नाम की बुक लिखी है, तबला सितार की खोज की है। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को तो टाइटल दे रखा था सिकंदर सानी का या सिकंदर आजम का, और आमिर खुसरो को टाइटल दे रखा था तूतीए हिंद। तूती का मतलब जो होता है वो होता है पैरट, पैरट ऑफ इंडिया। अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा स्ट्रिक्ट था, तो इसने क्या क्या किया? इसने लिक्वर, जो शराब थी, वो बंद करवा दी। सोशल गैदरिंग बंद करवा दी। नोबल्स जो होते थे उस टाइम पे वो ज्यादा इंटरफेयर ना करें, तो इनकी जमीनें जब्त कर ली। इनके खिलाफ एक इंटेलिजेंस सिस्टम बना दिया जिन्हें क्या बोलते हैं, मुनैया। जो स्पाई होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वो तैनात कर दिए, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्टैंडिंग आर्मी रखी। ये पहली आर्मी थी जो परमानेंट आर्मी थी, जिसको कैश में पेमेंट होती थी। और जो आर्मी थी उसका हुलिया मतलब कि डिस्क्रिप्शन रहता था इसके पास, जिसे हुलिया बोलते हैं। हुलिया और दाग। दाग क्या होता है? ये जो अपने जो घोड़े होते थे ना हॉर्स के, उनको दाग देता था, उनकी ब्रांडिंग करता था। अच्छा, इसने जो मार्केट है उसमें भी रिफॉर्म्स किए। और इस टाइम की इसके टाइम पे जो मार्केट थी, मार्केट सिस्टम था जो पूरा, वो चार भागों में बटा हुआ था। चार तरह की मार्केट हुआ करती थी। एक तो मंडी होती थी जिसमें गेहूं अनाज वगैरह जो है बेचा जाता था। और दूसरी होती थी क्लॉथ मार्केट। और तीसरी मंडी में जो ये घोड़े होते थे या जितने भी कैटल्स वगैरह और जो स्लेव्स होते थे उनको बेचा जाता था। और फोर्थ में कुछ भी मिसलिनियस, मतलब जो बचा कुछ ऐसा, फोर्थ जो मार्केट होती थी वहां बेचा जाता था। और ये मार्केट को कंट्रोल कौन करता था? वो कंट्रोल करता था सहना ए मंडी। एक पोस्ट बनाई थी इसने, सहना ए मंडी। और जितने भी मर्चेंट्स होते थे ना, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता था। मतलब इतना वेल स्टेब्लिश मार्केट सिस्टम इसने बनाया था। यही तो था इसकी जो शासन था, उसका रीजन ही ये था। पावर इसने आर्मी के थ्रू कंट्रोल कर रखी थी, और जो पैसा था वो इसने मार्केट रिफॉर्म्स और जो रिवेन्यू रिफॉर्म्स थे उनसे। जैसे कि इसने एक डिपार्टमेंट भी बनाया था, दीवान रियासत। इसने अपने जीवन काल में युद्ध भी बहुत लड़े। जैसे गुजरात का लड़ा था। गुजरात का जब इसने गुजरात पर आक्रमण किया उस टाइम पर वहां रायकरण था जो शासक था उस टाइम पे, 1299 के आसपास। फिर रणथंबोर में आक्रमण किया। फिर चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया इसने। मेवाड़ और जितने भी ये राजपूताना जितने भी गढ़ थे वहां पर इसने आक्रमण किया। मतलब युद्ध लड़ता रहा। ये चाहता था कि कैसे भी करके पूरे जो भारत है उसको कंट्रोल कर लूं, उस पर शासन कर लूं। सिकंदर आजम इसीलिए तो टाइटल दे रखा था कि पूरा विश्व जीतना चाहता था ये तो इसके नॉर्थ के एक्सपीडिशन थे। लेकिन जो इसके साउथ के एक्सपीडिशन थे, वो बताओ कौन हैंडल कर रहा था? वो हैंडल कर रहा था स्लेव। उस स्लेव का नाम क्या था? मलिक कफूर। जिसे एक और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम है हजार दिनारी। अब हजार दिनारी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए 1000 दिनारी। दिमाग का बहुत तेज था ये। इसने साउथ में जैसे कि यादवास होते हैं उन पे आक्रमण किया और देवगिरी को लूट लिया। और वारंगल पे आक्रमण किया, काकतीयास जो हैं वारंगल के, उन पर आक्रमण किया। इसने होयसाला पर आक्रमण किया। इसने मदुरई के पांड्यास पर भी आक्रमण किया। मतलब भारत के बिल्कुल साउथ तक जो है खिलजी के शासन को लेकर गया ये। अब जरा शासन चल ही रहा है तो शासन के अंदर आर्किटेक्चर की बात करें तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया क्या क्या था? इसने एक तो बनवाया था अलाई दरवाजा। और इसने जो अपनी कैपिटल बनाई थी वो बनवाई थी इसने सिरी, ठीक है। और 1316 में किसी बीमारी के चलते ऐसा मानते हैं कि मलिक कफूर जो है इसको स्लो पॉइजन दे रहा था, जिसकी वजह से इसकी कोई बीमारी से मौत हो गई। तो 1316 में अलाउद्दीन खिलजी मारा गया, ठीक है। इधर अलाउद्दीन खिलजी मर गया, उधर इसका बेटा मुबारक शाह था, उसने मलिक कफूर को मार दिया।
मुबारक शाह का एक और स्लेव था नसरुद्दीन खुसरो। नसरुद्दीन खुसरो ने उसको मार दिया। और नसरुद्दीन खुसरो को मारा गाजी मलिक। और ये गाजी मलिक पता है कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्मी थी उसमें था ये। और इसी को ही वार्डन ऑफ मार्च, मतलब वार्डन ऑफ मार्च उसे कहते हैं कि ये बॉर्डर पे तैनात हुआ करते थे और पीस को बनाए रखते थे। मतलब बॉर्डर के कोई भी फैसले होते थे वो लेते थे। और जिस टाइम पर इसने नसरुद्दीन खुसरो को मारा, ये दीपालपुर का गवर्नर था। और नसरुद्दीन खुसरो को मार के ये गद्दी पर बैठ गया। और नाम इसका क्या था? ग्यासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक या ग्यासुद्दीन तुगलक, यहां से शुरू हुआ तुगलक शासन। मैंने बताया ये सबसे बड़ा शासन सबसे लंबा चला। कब से कब तक चला? ये चला 1320 से लेकर 1414 तक। जो ग्यासुद्दीन तुगलक था और गाजी मलिक, ये ही था फाउंडर तुगलक डायनेस्टी का। और ग्यासुद्दीन तुगलक को किसने मार दिया? जौना खान। अब ये जौना खान कौन था? जौना खान को ही बोलते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत पढ़ा लिखा था, 1320 में गद्दी पर बैठा, 51 तक रहा था। पर इसने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से इसे वाइज फुलिश का टाइटल मिला था। इसने अपने जीवन काल में 5 ऐसे फैसले लिए जो इसके खिलाफ बिल्कुल गलत चले गए। पहला पहला फैसला क्या था? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। इसने क्या किया? जो अपनी राजधानी थी वो दिल्ली से ले गया देवगिरी। अब ये देवगिरी क्यों ले गया? क्योंकि ये नॉर्थ में तो शासन करना ही चाहता था और साउथ में भी दबदबा बनाना चाहता था। इसलिए अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया इसने देवगिरी, जिसका नाम बदल कर इसने दौलताबाद रख दिया था। पर ये इसके लिए बहुत ही गलत फैसला रहा। अब वो गलत कैसे रहा? यहां से आया तो यहां पर विद्रोह शुरू हो गए और ये वाला जो शासन था, यहाँ जो जितना भी हिस्सा था वो इसके हाथ से छूटने लगा और यहाँ वाला काबू में नहीं आ रहा था। उन 5 में से पहला तो मैंने बता दिया आपको, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। दूसरा फैसला था इसका टोकन करेंसी। इसने क्या किया कि इसने तांबे मतलब कॉपर के सिक्के वो इंट्रोड्यूस कर दिए। इसने क्या किया? गोल्ड और सिल्वर की जगह कॉपर के सिक्के इंट्रोड्यूस कर दिए। अब क्या हुआ? जो लोग थे वो गोल्ड और सिल्वर की जगह कॉपर के सिक्के देने को राजी नहीं थे। और एक और चीज हो गई, लोग अपने घरों में ही फॉर्ज करने लगे, मतलब नकली करेंसी बनने लगी, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी को बहुत आघात हुआ। इन दोनों के फेलियर्स के बाद इसने तीसरा एक फैसला बहुत ही गलत ले लिया कि इसने दोआब वाले रीजन में जो है ना टैक्स लगा दिया। जो गंगा और यमुना के बीच का जो रीजन था जिसे दोआब कहते हैं, उसमें जो है फसल वगैरह अच्छी होती थी। ये सोच के इसने वहां पे टैक्स बढ़ा दिया। पर वहां क्या आगे हो गया? वहां पे आ गई बाढ़। और जो है फार्मर्स जो थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अरे उनको खाने को दाना नहीं था तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। और इस चक्कर में, इस रिवोल्ट को दबाने के चक्कर में उसे टैक्स घटाना पड़ा। इससे भी इसकी इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ। एक इसका कराचिल का एक्सपीडिशन था जिसमें इसे मुंह की खानी पड़ी। और इसने एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए थे। आपने सुना होगा दीवाने कोही। अब ये क्वेश्चन आता है कि दीवाने कोही ये डिपार्टमेंट किसने बनवाया था? दीवाने कोही या दीवाने आमिर कोही, ये डिपार्टमेंट बनवाया था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ही मोरक्को से एक ट्रैवलर आया जिसका नाम क्या था? इब्न बतूता। इसने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था सफरनामा रहला। ठीक है। ये किताब बहुत बार पूछी जाती है। ये जिंदगी भर जितने भी विद्रोह होते थे उनके खिलाफ लड़ता रहा। लास्ट में थट्टा में जाके ये मारा गया। कई जगह ऐसा लिखा जाता है अपनी बीमारी के चलते मारा गया था ये। इसके टाइम पीरियड पे स्कॉलर्स थे। एक था बर्नी, याद आया? पहले ही मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था लाड़ा पीरा वाला वो। तो जियाउद्दीन बर्नी और एक और था बदौनी। इन्होंने कमेंट किया था इसके ऊपर, मोहम्मद बिन तुगलक की मौत के ऊपर। पता है क्या कमेंट था? बर्नी का कहना था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की शुरुआत हुई है वही मोहम्मद बिन तुगलक का अंत साबित होगी। और वही बदौनी का कहना था कि अब जाकर जो है मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी प्रजा से आजादी मिली है। बहुत एजुकेटेड बंदा था ये मोहम्मद बिन तुगलक, लिटरेचर आर्ट का बहुत ज्ञान था इसे। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है FST, जिसे हम जानते हैं
किस नाम से? फिरोज शाह तुगलक। इन भाई साहब को मोस्ट इंपॉर्टेंटली जाना जाता है, इन्होंने सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जिसका नाम था दीवाने बंदगान, सबसे ज्यादा स्लेव्स इन्हीं के टाइम पीरियड पर थे। बाकी ये बहुत कट्टर था, इसने जो सिया मुस्लिम होते हैं सूफी, उनके खिलाफ बहुत कट्टरता से कानून वगैरह बनाए थे इसने। ये उलेमा जो होते हैं ना, जो नोबल्स थे, उनको खुश करना चाहता था ये, तो इसलिए इसने टैक्स भी लगाया था, एक जिजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम पे लगाते हैं। अच्छा, और दो टैक्स होते हैं, एक होता है जक़ात जो मुस्लिम्स पे लगता है, वो 2% होता है, और एक होता है खम्स, ये जो होता है 1/5 होता है, ये जो है वॉर टैक्स है, जिसे बूटी भी बोलते हैं। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात डिपार्टमेंट भी बनाया था, जो मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, लड़कियां, उनकी शादी वगैरह इन सब के लिए। और दारुल अल सफा या दारुल शिफा, ये फ्री हॉस्पिटल था जहां पर इलाज के लिए इसने बनवाया था। इसने ही इरिगेशन टैक्स भी लगाया था, मतलब सिंचाई कर लगाया था इसने। इसके टाइम पीरियड में खैर बहुत सारी नहरें और बहुत सारे जो डैम्स वगैरह हैं उनका कंस्ट्रक्शन भी हुआ था। इसी के टाइम पर इसने जो एमबीटी जौना खान के नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना करवाई, और इसी ने ही हिसार शहर की भी स्थापना करवाई, इसी ने ही फिरोजाबाद शहर की स्थापना करवाई। ठीक है, ये सब था फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद एक चीज और हुई थी तुगलक्स के टाइम पे, 1398 में ना तैमूर ने हमला किया था भारत पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है किसके टाइम पीरियड में, तो वो था महमूद शाह तुगलक। और जाते जाते खिज्र खान को गवर्नर बना गया, कहाँ का? मुल्तान का गवर्नर बना गया। अब इसने क्या किया, इसने वापस जो है दिल्ली पर हमला कर दिया, और किस डायनेस्टी की स्थापना कर दी? सैयद डायनेस्टी की, जो कि कब तक चली? 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है, बाकी इस डायनेस्टी से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक चीज और भूल गया था, जियाउद्दीन बर्नी ने कुछ किताबें लिखी थी। एक लिखी थी उसने फतवाए जहादरी, और दूसरी किताब इसने लिखी थी तारीख फिरोज शाही। और तारीख तो आप जानते हो, तारीख का मतलब है हिस्ट्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आखिरी डायनेस्टी, जो कि थी लोधी डायनेस्टी, जिसका शासनकाल कब से कब तक चला? 1451 से लेकर 1526 तक। और ये टर्किश नहीं थे, ये थे अफगान्स। इस लोधी वंश का फाउंडर कौन था? तो इसका फाउंडर था बहलोल लोधी। क्वेश्चन आता है फाउंडर के बारे में, तो फाउंडर कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद कौन हुआ? सिकंदर लोधी। इससे जुड़े बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। सिकंदर लोधी ने जजिया कर लगाया था। ठीक है, ये भी थोड़ा सा जो है एक्सट्रीमिस्ट टाइप का मुस्लिम था। इससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है? इसने जो है आगरा शहर की स्थापना करी और उसे ही अपनी कैपिटल बना लिया। ये पोइट भी था, और इसका पेन नेम क्या था? गुलरुखी। अच्छा, लोधी वंश के टाइम पीरियड पे जो आर्किटेक्चर होते थे वो डबल डोम होते थे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, याद रखना, डबल डोम स्ट्रक्चर होता था। अच्छा, इसने एक मापने की विधि भी तैयार की, जो मेजरमेंट स्केल बनाया, गज ए सिकंदरी। और सिकंदर लोधी के बाद में, यहाँ पे सिकंदर लोधी का बस इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। सिकंदर लोधी के बाद कौन आया? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को हम किस लिए जानते हैं? इब्राहिम लोधी के टाइम पीरियड में एक गद्दार हुआ, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था दौलत खान लोधी। इस दौलत खान लोधी ने क्या किया? ये खैबर, खैबर पास जो पड़ता है, उसके रास्ते ले आया किसको? बाबर को। बाबर कौन था? मुगल था। और इसने कौन सा युद्ध लड़ा? पानीपत का युद्ध लड़ा। कब लड़ा? ये पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। किसके खिलाफ? इब्राहिम लोधी। जिसमें तोप और जो गन पाउडर इन सब का इस्तेमाल हुआ था, जिसकी वजह से इब्राहिम लोधी, इसकी बहुत बड़ी आर्मी थी, फिर भी ये हार गया। और इसकी हार किस चीज का कारण बनी? इसकी हार कारण बनी दिल्ली सल्तनत के अंत की। और यहां से शुरू होता है मुगल्स पीरियड।
ये पूरी कहानी थी दिल्ली सल्तनत की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत सारे पॉइंट मतलब एक तरीके से मैप सा बनाया है जिससे चीज़ें आप कनेक्ट कर करके लिंक कर करके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखना, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है? शेयर करोगे तो थोड़ा सा हौसला बनता है ना नेक्स्ट वीडियो लाने का और ऐसे ऐसे टॉपिक्स कवर करने का। बाकी अपना फीडबैक जो भी है और जो क्वेश्चन मैंने पूछे वो जो है कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है? बाकी थैंक यू। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, यहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है? टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।